Good morning, friends. Welcome back to Krishna Memorial CSIR Life Science classes. Today we are going to discuss about the एंजाइम रेगुलेशन. सो आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक है एंजाइम रेगुलेशन. और एंजाइम रेगुलेशन को हमको समझने के लिए, जैसे कि हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में जितने भी हमने एंजाइम के बारे में अभी डिटेल में पढ़ लिया है, और एंजाइम जो होते हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली है, एंजाइम्स के फंक्शन भी देख लिए हैं, एंजाइम के जो इनहिबिशन है वो भी समझ लिया था कि एंजाइम का इनहिबिशन कैसे हो रहा था. अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, एक्सिस अमाउंट में अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो भी अच्छी बात नहीं है, तो हमको उसको रेगुलेट करना चाहिए. तो उसमें एक रेगुलेशन के लिए हमारा एक इनहिबिटर आएगा जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा. अगर प्रोडक्ट हमारा नहीं बन रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सेल्स को तो प्रोडक्ट चाहिए. अगर सेल्स के अंदर प्रोडक्ट नहीं है तो वहाँ पर हमारा एक्टिवेटर आएगा. एंजाइम की एक्टिव साइड पे जो एक्टिवेटर आ रहा है और जो एंजाइम की रेगुलेटरी साइड पे जो इनहिबिटर बाइंड हो रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं एंजाइम रेगुलेशन. यानी जो इनहिबिटर है और एक्टिवेटर है ये दोनों एंजाइम को रेगुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एंजाइम रेगुलेशन. सो आज देख लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है कि एंजाइम को रेगुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, सो आज हम देख रहे हैं एंजाइम रेगुलेशन. एंजाइम रेगुलेशन आर टू टाइप्स. जो एंजाइम होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फर्स्ट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन, और सेकंड इज रिवर्सिबल कोवेलेंट modification. Right? Enzyme regulation are two types. First is allosteric regulation, second is reversible covalent modification. Right? और देखो हमारा जो ये allosteric regulation है इसको ही हम बोल रहे हैं intrinsic regulation, और जो reversible covalent modification है इसको हम बोल सकते हैं extrinsic रेगुलेशन. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन और इंट्रिंसिक रेगुलेशन मींस जो हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी में जो भी सेल्स प्रेजेंट है उस सेल्स के अंदर अगर रेगुलेशन हो रहा है तो हम उसको बोले हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन. और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन मींस जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं इंटरनलाइज, जो हमारे सेल्स के अंदर रेगुलेशन कर रहे हैं, अगर वो फैक्टर इंटरनल सेल्स को यानी सेल्स के अंदर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्या होता है, कुछ हार्मोनल सिग्नलिंग होती है सेल्स के बाहर से. सेल्स से बाहर से अगर सिग्नलिंग होगी, हार्मोनल सिग्नलिंग होगी, उससे क्या होता है, जो सेल्स की मेम्ब्रेन पे जो भी रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ चलेगा. उससे होगा क्या, एंजाइम का एक्टिवेशन होगा या फिर इनएक्टिवेशन होगा. वो डिपेंड करता है कि एंजाइम जो सेल्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा है. तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि बाहर से अगर हमारी सिग्नलिंग हो रही है तो हम उसको बोल रहे हैं एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन. बट हमारा अभी एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे. पहले आज हम देखने वाले हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन. सो इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. अभी हम जो देख रहे हैं वो इंट्रिंसिक रेगुलेशन देख रहे हैं. सो इंट्रिंसिक रेगुलेशन में क्या होने वाला है कि सेल्स के अंदर रेगुलेशन होगा. ठीक है, इतना समझ के चलिए. हम अभी सेल्स के बाहर की रेगुलेशन, सेल्स के बाहर हम हेल्प नहीं ले रहे हैं, अभी सेल्स के अंदर जो फैक्टर्स हैं वही उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन. देखो एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो होता है इसमें एक इफेक्टर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इफेक्टर. और इफेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टर जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, इफेक्टर हो सकता है एक्टिवेटर हो और इनहिबिटर भी हो सकता है. एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल. अगर सेल्स के अंदर एक्टिवेटर और इनहिबिटर अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं या एक्टिवेटर और इनहिबिटर अगर सेल्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं इफेक्टर. इफेक्टर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये जो एक्टिवेटर है, इनहिबिटर है, ये जो एलोस्टेरिक साइड पे एंजाइम पे बाइंड हो रहे हैं इसको हम इफेक्टर बोल रहे हैं. ठीक है, इफेक्टर या तो एक्टिवेटर हो सकता है या इनहिबिटर हो सकता है. ठीक है, सो और अभी हम अगर सिंपल समझना है कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं कि जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है
एलोस्टेरिक रेगुलेशन हम बोल तो रहे हैं, लेकिन एलोस्टेरिक जो है, यानी कि हम एलोस्टेरिक पढ़ रहे हैं, और एलोस्टेरिक रेगुलेशन में होता क्या है कि हमको एलोस्टेरिक साइट पता होनी चाहिए कि एलोस्टेरिक साइट कैसी होती है, ये कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि देखो ये कोई हमारा एंजाइम है, ठीक है, और एंजाइम की जो ये अदर साइट है जिसे हम रेगुलेटरी साइट बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेगुलेटरी साइट, ठीक है, ये रेगुलेटरी साइट है और ये हमारा एंजाइम है। देखो ये जो एंजाइम है, ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज ए मल्टीपल सबयूनिट। ये जो है एंजाइम, ये मल्टीपल सबयूनिट का है। देखो हमने जो भी एंजाइम इन्हिबिशन पढ़ा है, एंजाइम इन्हिबिशन में जो भी काइनेटिक एंजाइम थे, जो भी माइकलिस मेंटन एंजाइम थे, वो सिंगल सबयूनिट के थे, इसलिए वहां पर रेगुलेशन नहीं हो पा रहा था। जो हालांकि वो इनहिबिट कर रहे थे, इनहिबिट कहाँ कर रहे थे, देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पढ़ा है, नॉन कॉम्पिटेटिव का देख लेते हैं। एग्जांपल एक नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो है वो क्या है, माइकलिस मेंटन का एक एग्जांपल है। यानी कि माइकलिस मेंटन में जितने भी एंजाइम्स है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो, नॉन कॉम्पिटेटिव हो, चाहे अनकॉम्पिटेटिव हो, और भी जो भी एंजाइम्स हो, जो एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे थे, तो ये देखो हम एक एग्जांपल लेके समझ के चल रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कि ये जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, जो एंजाइम था ये कोई यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा था और यहाँ पे कोई इनहिबिटर बाइंड हो रहा था। तो ये इनहिबिटर बाइंड हो रहा था, ये डिफरेंट साइट थी, लेकिन यहाँ पर कोई रेगुलेटरी साइट नहीं थी। इट इज ए सिंगल सब यूनिट, ठीक है, ये सिंगल सब यूनिट की है। हम इसको मल्टीपल सब यूनिट नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये सिंगल सब यूनिट का है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी है, सिंगल सब यूनिट की। यहाँ पे कोई एंजाइम, यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, यहाँ पर कोई इनहिबिटर बाइंड हो रहा है, यानी कि एक ही जगह पे, यानी कि हो सकता है यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है। तो ये कोई डिफरेंट साइट है, ये कोई एलोस्टेरिक साइट नहीं है, ये कोई अदर साइट है। यानी एक्टिव साइट को छोड़ के जो दूसरी साइट है वो अदर साइट है, यहाँ पर कोई रेगुलेटरी साइट नहीं है, इसलिए ये सिंगल सब यूनिट का है, इसलिए रेगुलेशन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो माइकलिस मेंटन में जितने भी एंजाइम आते हैं वो सब सिंगल सब यूनिट के होते हैं और वो रेगुलेशन नहीं कर पाते, मतलब एंजाइम का रेगुलेट वहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो आपको डिफरेंस इतना समझना है, जो माइकलिस मेंटन एंजाइम है वो सिंगल सब यूनिट के होते हैं, इसलिए उनका रेगुलेशन नहीं हो पाता है। और जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसमें एक साइट होती है जिसे हम बोल रहे हैं रेगुलेटरी साइट। ये रेगुलेटरी साइट क्या है, एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है इसको रेगुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी साइट है, इसलिए हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे रेगुलेट होता है। देखो रेगुलेटरी जो भी एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज फीडबैक इनहिबिशन एंड सेकंड इज फीड अप एक्टिवेशन। सो देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट इज फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, फीडबैक इनहिबिशन। एंड सेकंड इज फीड अप एक्टिवेशन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन, तो यहाँ पर इनहिबिटर भी होना चाहिए, यहाँ पर एक्टिवेशन भी होना चाहिए, इसलिए हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन को, क्योंकि एलोस्टेरिक रेगुलेशन में जो हमारा जो एंजाइम है वहाँ पर दो साइड थी, एक तो एलोस्टेरिक साइड थी और एक एक्टिव साइड थी, दो साइड होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा एंजाइम था ये यहाँ पर एक्टिव साइट है, यहाँ पर क्या है, रेगुलेटरी साइट है, ठीक है, हम ऐसा बोल रहे हैं। ये एक्टिव साइट है, ये रेगुलेटरी साइट है। तो एंजाइम यहाँ पर जब बाइंड होगा तो यहाँ पर रेगुलेशन होगा, और यहाँ पर अगर बाइंड होता है कोई भी तो वहाँ पर एक्टिवेटर बाइंड होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, तो वहाँ पर एक्टिवेटर यहाँ बाइंड होगा और इनहिबिटर जो है वो यहाँ पर बाइंड होगा, यानी एलोस्टेरिक साइड पे, तो एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा एंजाइम की, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो चलो चलते हैं, सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। जैसे कि अब फीडबैक एक्टिवेशन है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो हम इसको पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है,
द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हम इन्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर सेल्स के अंदर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट और दिस प्रोडक्ट आर बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम, यानी कि वही जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बाइंड होगा, जो एलोस्टेरिक साइट थी हमने अभी जो देखी थी उस पर जाके बाइंड हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एंजाइम को रेगुलेट कर देगा। यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा था तो उसको क्या करेगा, कम बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि वो बनेगा यानी कि वहाँ पर सप्रेस कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल्स के अंदर ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर इनहिबिट किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं ये कोई हमारा ए है, कैसे इनहिबिट हो रहा है वो देखते हैं। ये कोई हमारा ए है, बी है, सी है एंड डी है कोई, और एंड प्रोडक्ट जो है वो ई है। ये हमारी मेटाबॉलिक कैस्केड है। ठीक है, ये क्या है, मेटाबॉलिक कैस्केड। देखो जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक्सिस है, हमारे सेल के अंदर क्या है, एंड प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन होगा, और फीडबैक इनहिबिशन होगा। अब आप ये बताइए कि ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप को क्यों इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे भी इनहिबिट कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था। तो इसका सिंपल सा रीजन क्या है, रीजन इज दैट, यहाँ पर क्या है, चलो कलर पेन से देख लेते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एंड प्रोडक्ट है, हाई एक्सिस अमाउंट में प्रोडक्ट है, यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाएगा, और इसके बाइंड होने के बाद यहाँ पर एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेट कौन कर सकता है, रेगुलेट एक ही एंजाइम है जो है एलोस्टेरिक एंजाइम, वही यहाँ पर कर सकता है कि वो रेगुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है, माइकलिस मेंटेन एंजाइम है। आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि माइकलिस मेंटेन एंजाइम अगर होंगे तो रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इनके पास रेगुलेटरी साइट नहीं है। यहाँ पर क्या है, माइकलिस मेंटेन एंजाइम, यहाँ पर सब जगह माइकलिस मेंटेन एंजाइम है। देखो ओनली फर्स्ट स्टेप या फिर लास्ट स्टेप, या तो अप स्ट्रीम में रेगुलेटरी एंजाइम होगा या तो डाउन स्ट्रीम में रेगुलेटरी एंजाइम होगा, दो ही जगह एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। रेगुलेशन जो होगा या तो फर्स्ट स्टेप से होगा या फिर लास्ट स्टेप से होगा। ठीक है, चलो यहां पर क्या हुआ, एंड प्रोडक्ट ने क्या किया, इसको इनहिबिट कर दिया। और कौन हो सकते हैं एंजाइम, देखते इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है एटीकेस। एटीकेस का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमेलेज। ठीक है, यानी कि एटीकेस का फुल फॉर्म क्या है, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमेलेज। ठीक है, एक्चुअली ये जो एटीकेस है ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो ये जो होता है एटीकेस इज इनहिबिट बाय सीएमपी और यूएमपी। देखो जो एटीकेस है, जो कि एलोस्टेरिक, ये फर्स्ट स्टेप पे जो प्रेजेंट है एलोस्टेरिक एंजाइम, इसको ये बोल रहे हैं एटीकेस। और ये एटीकेस इनहिबिट किससे हो रहा है, जो एंड प्रोडक्ट है या तो सीएमपी हो सकता है या ये यूएमपी हो सकता है। जो सीएमपी और यूएमपी है वो क्या होगा, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाएंगे, यानी इस एंजाइम के ऊपर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाएंगी, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था फीडबैक इनहिबिशन। और फीडबैक इनहिबिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट वापस आ रहा है, बैक आ रहा है, और यहाँ पर बाइंड हो रहा है, एक फर्स्ट स्टेज पे बाइंड हो रहा है जो जहां पर प्रेजेंट है एलोस्टेरिक एंजाइम, और एलोस्टेरिक एंजाइम पे जाके बाइंड हो गया एंड प्रोडक्ट, और एंड प्रोडक्ट जैसे ही बाइंड हुआ वैसे ही एंजाइम इनहिबिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीडबैक इनहिबिशन। अब हम देखते हैं फीड अप एक्टिवेशन। फीड ऑफ एक्टिवेशन में क्या होता है, फीड ऑफ एक्टिवेशन, देखो जैसे हम पढ़ रहे थे फीडबैक इनहिबिशन, वैसे ही है फीड ऑफ एक्टिवेशन। फर्क इतना है कि वहां पर जो एंड प्रोडक्ट था वो इनहिबिट कर रहा था, यहाँ पर अभी सेल्स के अंदर प्रोडक्ट नहीं है तो वहां पर एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट है। फीड ऑफ एक्टिवेशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द एक्यूमुलेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, एंड दिस सबस्ट्रेट
आर बाइंड टू एक्टिव साइट। हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव साइट पे बाइंड होगा और एंजाइम को क्या करेगा, वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज, ये क्या करेगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा। यानी कि ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, एक्यूमुलेट हो चुका है और एक्यूमुलेट होने के बाद वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा और डाउन स्ट्रीम में जो एंजाइम प्रेजेंट होगा उसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इसको बोल रहे हैं हम फीड ऑफ एक्टिवेशन। इसको और समझना तो एग्जांपल ले लेते हैं, इसको बहुत सिंपल से समझ लेंगे इसको हम। समझो, ये कोई हमारा ए है, बी है, सी है, डी है और ये हमारी मेटाबॉलिक कैस्केड है। ठीक है, ये हमारी मेटाबॉलिक कैस्केड है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट। सो हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन हमारा फाइनल प्रोडक्ट बहुत कम है सेल्स के अंदर, और सेल के अंदर अगर फाइनल प्रोडक्ट अगर कम है तो वहां पर एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, कोई एंजाइम काम कर रहा है, यहां पर कोई एक एंजाइम है जो बहुत स्लो काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा फास्ट, उसको जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेट, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और सबस्ट्रेट क्या है, बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ पर भी सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर भी सबस्ट्रेट जो है सब जगह सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में सब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया सेल के अंदर। तो अब सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर एल, जो हमारी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहां पर जाके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेशन बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है कहाँ पे, एंजाइम की एक्टिव साइट पे, जो कि उसको अभी जो रिएक्शन स्लो चल रही थी अब ये फास्ट हो जाएगी, अभी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जो एक्यूमुलेटेड जो सबस्ट्रेट एक्यूमुलेटेड था अब वो क्या हो जाएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ये एक सबस्ट्रेट है जो एक्यूमुलेट हो चुका है। ये सब जो है ना, ये हम मान के चले फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है, और ये क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है किसको, एक डाउन स्ट्रीम में जो एंजाइम काम करता है पायरुवेट काइनेस। पायरुवेट काइनेस जो है वो डाउन स्ट्रीम में काम कर रहा होता है, तो ये सबस्ट्रेट जाके इसको एक्टिवेट करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो इसको बोल रहे हैं हम फीड ऑफ एक्टिवेशन। यानी कि ये क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम से जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में किसी एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं फीड ऑफ एक्टिवेशन। वहां पे क्या हो रहा था, प्रोडक्ट जो था वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ा हुआ था, प्रोडक्ट वापस आ रहा था, बैक डायरेक्शन में आ रहा था, अप स्ट्रीम में ये बैक डायरेक्शन में आ रहा था, इसलिए हम बोल रहे थे फीड बैक इनहिबिशन। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस, सिंपल सा टॉपिक है, इसको इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं, सो आपको सिंपल से कर लेना है। ठीक है, सो ये जो है दिस ऑल अबाउट द एल्डोस्टेरिक रेगुलेशन। और जो हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे जो एक्सटेंसिक रेगुलेशन है। अभी ये रेगुलेशन सेल के अंदर हो रहा है, अगर जब ये सेल के अंदर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा तब बाहर से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ सिग्नलिंग होगी, फिर वो एक्सटेंसिक रेगुलेशन होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।